सफेद कुर्ता पायजामा तो देश में नेताओं को अघोषित ड्रेस कोड माना ही जाता है, लेकिन आज बीजेपी के सभी सांसदों को घोषित ड्रेस कोड में वेंकैया नायडू के बंगले पर जाना पड़ा। वहां संघ ने बीजेपी के सांसदों के लिए रक्षाबंधन उत्सव रखा था, जहां संघ के नंबर 2 भैयाजी जोशी की मौजूदगी में सभी सांसदों को विचारों की राखी बांधी गई। रक्षाबंधन उत्सव आरएसएस के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और हर साल आयोजित होता है, लेकिन यह पहली बार हुआ जब संघ ने बीजेपी सांसदों को कुर्ता पायजामा और काली टोपी पहनकर आने की हिदायत के साथ बुलाया। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर बीजेपी सांसदों को संघ ने अपनी टोपी क्यों पहनाई। क्या सांसदों के ड्रेस कोड के साथ साथ मोदी सरकार का एजेंडा भी अब संघ तय करेगा? बीजेपी के तमाम सांसदों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी टोपी पहना दी। मौका था संघ के रक्षाबंधन उत्सव का। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के बंगले में संघ ने बीजेपी के सभी सांसदों को इस निर्देश के साथ बुलाया था कि वो सफेद कुर्ता पायजामा और काली टोपी पहनकर ही आएंगे। एम वेंकैया नायडू जो शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन और संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक ड्रेस कोड रखा गया था, सफेद कुर्ता पजामा और काली टोपी। रक्षाबंधन उत्सव में संघ के एम वेंकैया नायडू जो शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन और संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक ड्रेस कोड रखा गया था, सफेद कुर्ता पजामा और काली टोपी। रक्षाबंधन उत्सव में संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी बीजेपी सांसदों का मार्गदर्शन करने वाले थे, लिहाजा बीजेपी के वो सांसद भी संघ के ड्रेस कोड वाली टोपी पहनकर आए, जिनका बीजेपी और संघ से नाता नया ही जुड़ा है। ये रक्षाबंधन सिर्फ एक बहन की रक्षा के लिए नहीं है, पूरे देश के गरीब शोषित पीड़ितों की रक्षा के लिए है। सांसदों के लिए ये जानना जरूरी था कि हमारा जो बीजेपी का जो एक जो सिस्टम है, जो पार्टी का एक डिसिप्लिन है, वो किस तरीके से चलता है, ये इसमें आना बहुत जरूरी था। बहुत अच्छा लगा। का पाल आ गए हैं बीजेपी में, तो पूरे संघी भी हो गए। स्वाभाविक है कि मैं अगर आया हूं तो सोच समझ करके मैंने निर्णय लिया है। बीजेपी सांसदों और संघ के नेताओं का कहना है कि ये गैर राजनीतिक जुटान थी, जिसमें संघ ने सांस्कृतिक और वैचारिक बातें साझा की। एक विचार परिवार के होने कारण परस्पर मिलना हो, परस्पर परिचय हो, इस हेतु से यह एक संघ का रक्षाबंधन का उत्सव यहाँ पर आयोजित हुआ था। एक सामान्य भारतीय नागरिक और स्वयंसेवक के रूप में किस प्रकार से समाज में जीते हैं, उसी का एक विश्लेषण था, सामान्य विश्लेषण था। लेकिन संघ की सांस्कृतिक और वैचारिक पाठशाला में मोदी के सांसदों की मौजूदगी से विपक्षी दलों का माथा ठनक गया। सवाल ये उठाया जाने लगा कि बीजेपी सांसदों को संघ ने अपनी टोपी क्यों पहनाई। बीजेपी सांसदों के साथ संघ के सीधे संवाद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार का एजेंडा संघ तय करेगा। हम सब लोग स्वयंसेवक हैं, राजनीतिक विषय नहीं तो कोई सरकार के संदर्भ में, कोई पॉलिटिक्स के संदर्भ में कुछ चर्चा हुआ नहीं। सेवा करते रहना चाहिए, यही मुख्य भाग है उनका संदेश में। संघ और बीजेपी के विरोधियों का आरोप है कि संघ अगर अपनी विचारधारा भी बीजेपी सांसदों से साझा करता है तो ये खतरनाक संकेत है। हिंदू और हिंदुस्तान पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को इसकी मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। जर्मन जर्मनी है, इंग्लिश लोगों का इंग्लैंड है, अमेरिकन लोगों का अमेरिका है, हिंदुस्तान किसका है? हिंदुस्तान ही तो होगा। संघ प्रमुख के इस बयान का मुस्लिम, सिख और ईसाई हर धर्म के लोगों ने विरोध किया, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने संघ प्रमुख की बातों को वाजिब साबित करने के लिए दलील देनी शुरू कर दी। पारिकर के मुताबिक खाड़ी देशों में तो सभी भारतीय मुसलमानों को हिंदू ही कहा जाता है। इस तरह की बातें करके आप भारत के समाज को बांटने का काम आरएसएस और बीजेपी के मुख्यमंत्री दोनों न करे तो अच्छा है। छोड़ दीजिए भारत को, भारत चलेगा भारत के संविधान पर। गोवा का मुख्यमंत्री भारत का संविधान निर्माता नहीं है। हम महान भारत बनाने की बात करते हैं, हम महान हिंदू राज्य बनाने की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए इस तरह की जो बातें लोग कर रहे हैं
मैं समझता हूं कि उनको समझदारी की कमी है। मैं पारिकर जी से कहूंगा कि हम देश का नाम भारत है, इसलिए हम भारतीय हैं। विपक्ष का आरोप है कि संघ के नेताओं की किसी बात को खारिज कर पाना बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बीजेपी के सांसदों को संघ का स्वयंसेवक बनाने की कवायद क्यों हो रही है। मिथिलेश कुमार के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चले, मुद्दा अहम है और इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं एक इंट्रोडक्शन उनका करा दूं। हमारे साथ मुकेश नायक जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। यहां स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह मौजूद हैं और मेरे साथ बलदेव भाई शर्मा जी हैं, जो कि संघ विचारक हैं और पूर्व संपादक हैं पांचजन्य के। अरुण कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे, जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के। सबसे पहले विजय सोनकर शास्त्री जी, मेरा सवाल आप ही से है कि भाई ये उत्सव कोई नया नहीं है संघ के लिए, लेकिन इस बार इस उत्सव में जो नया था वो ये था कि बीजेपी सांसदों को आप संघ ने अपनी टोपी पहनाई। जरूरत क्या आन पड़ी इस काली टोपी को पहनाए जाने की? देखिए, मैं देख रहा हूं कि इधर करीब साल भर से टोपी पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है मीडिया में, और आप लोग टोपी को ज्यादा देख रहे हैं। टोपी को संघ ने भी देखा। देखिए ये ड्रेस कोड, ये सुनिए मीडिया, नहीं आपने सीधे बिना सोचे समझे मीडिया पर उंगली उठा दी शास्त्री जी। तो मैं बता दूं कि टोपियों को तवज्जो मीडिया इसलिए दे रहा है क्योंकि टोपियों को आप लोग तवज्जो दे रहे हैं। ये ट्रेडमार्क संघ का है, इसे बीजेपी के सांसदों को पहनाया गया। इसका मतलब संघ ने तवज्जो दी, संघ ने यह निर्देश जारी किया कि बीजेपी सांसदों को ये टोपी पहनकर आना पड़ेगा। तो हमसे पहले टोपी तो राजनीति के लिए जरूरी हो गई है। अनुराग जी, ये सब बातें तो आपने अपनी कमेंट्री में सुनाया ही है और देश ने सुना है। अभी तो टोपी पर मुझको बोलने के लिए आपने कहा, मैं बतला रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उसमें से 95% सांसद लगभग संघ से संबंधित रहे हैं या संघ की विचारधारा से जुड़े हुए रहे हैं या संघ की शाखाओं पर गए हैं। उनके लिए टोपी कोई नई चीज नहीं है और टोपी पहन के जाने का जो एक अनुशासन होता है वो भी उनके लिए बहुत नया नहीं रहा है। और वैसे भी संघ के बारे में जो तमाम साथियों के विचार आ रहे हैं और संघ की विचारधारा के बारे में मुझे लगता है कि उस पर भी एक बार अच्छे ढंग से चर्चा होने की जरूरत है। संघ का निर्माण स्वयं ही देश में चरित्र निर्माण के एक बहुत बड़े संगठन के रूप में हुआ है। हम एक तरफ चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं और कुछ साथियों के कहने पर कि हमारे विचारधारा खतरनाक है, हमारी बातें खतरनाक है, ऐसा कह करके आप उन लोगों को बल दे रहे हैं जो सचमुच में संघ के बारे में जानकारी नहीं है उनको, और वो लोग संघ पर अपनी बातें थोपने की या संघ के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने की का एक कुकर्म कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। मुझे इस संदर्भ में बस इतना कहना है कि संघ के बारे में अगर लोग जाने तो उनको संघ के ऊपर उंगली उठाने के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से करें। जो लोग नहीं जानते हैं संघ के बारे में और राजनीतिक एजेंडे को तय करने में, सबसे बड़ा सामाजिक संगठन के रूप में संघ कार्य। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगा। बलदेव भाई शर्मा जी, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि ठीक है, विचारधारा, इन्होंने कहा कि 70% जो सांसद हैं बीजेपी के वो तो संघ की विचारधारा से वाबस्ता रहे ही हैं। फिर टोपी की अनिवार्यता क्यों? 95%। फिर टोपी की 95% मैंने कहा जी। ये कार्यक्रम संघ का आयोजित नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजन था और रक्षाबंधन उत्सव के रूप में आयोजन था। तो संघ के जो उत्सव मनाए जाते हैं प्रमुख 6, उनमें एक रक्षाबंधन उत्सव भी है। और संघ के कार्यक्रम में जाते समय कम से कम भारतीय वेश और टोपी ये पहनकर जाया जाए, एक व्यवस्था है ये। इसके पीछे कोई दुराग्रह नहीं है। बहुत से लोग जो नहीं पहनकर आते। नहीं, बलदेव जी, आप कह रहे हैं संघ का ये कार्यक्रम नहीं था। भैया जी जोशी वहां संबोधन दे रहे हैं। भैया जी जोशी को तो कई सामाजिक संगठन भी बुलाते हैं।
उद्बोधन देने के लिए, तो इससे वो जो कार्यक्रम है वो संघ का कार्यक्रम नहीं हो जाता। भैयाजी जोशी संघ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन वो कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं तो वो संघ का कार्यक्रम नहीं हो जाता। बलदेव जी, बीजेपी कहाँ मनाती है इस तरीके से रक्षाबंधन उत्सव? आपके कार्यक्रमों में सबसे अहम उत्सव होता है रक्षाबंधन का उत्सव। हाँ, तो बीजेपी ने इस बार जो नए प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने कहा कि हमारा अहम कार्यक्रम जो नए सांसद चुनकर आए हैं उन सांसदों को दिशा देने के लिए अगर भैयाजी जोशी को बुला लिया, भैयाजी जोशी एक सामाजिक चिंतक हैं, इस रूप में वो उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो इससे कोई संघ का कार्यक्रम नहीं हो जाता, वो कार्यक्रम तो बीजेपी का ही है। और भैयाजी जोशी वहां गए हैं, इसलिए वो संघ का कार्यक्रम, भैयाजी जोशी तो बहुत सारे संघेतर कार्यक्रमों में भी जाते हैं जो संघ द्वारा आयोजित नहीं होते, सामाजिक संगठन आयोजित करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप बचाव कर रहे हैं उनका। लेकिन मुकेश नायक जी, अब जो तस्वीर है वो ये है कि संघ के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम रक्षाबंधन उत्सव को बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया है, जैसा बलदेव भाई शर्मा जी बोल रहे हैं उस हिसाब से। और इस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो संघ की टोपी भी अडॉप्ट कर ली है, अब विचारधारा भी जल्दी से आत्मसात कर ली जाएगी। देखिए, बीजेपी से संघ को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। संघ का अनुसांगिक संगठन है बीजेपी, विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, संस्कार भारती, विद्या भारती, इनका स्वदेशी मंच, इनका जो बनवासी आंदोलन है, इनके सैकड़ों संगठन हैं जो संघ के अनुसांगिक संगठन हैं। देखिए, अगर आरएसएस को बीजेपी से अलग कर दो तो बीजेपी की कोई शक्ति इस देश में रह ही नहीं जाती। पूरे देश के प्रांतों में आरएसएस के द्वारा डेपुटेशन पर भेजे गए जो संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, वो संगठन मंत्री के रूप में काम करते हैं, जो संगठन और सरकार के बीच में समन्वय का भी काम करते हैं और उन पर पूर्ण नियंत्रण भी रखते हैं। इसलिए ये कहना कि संघ से बीजेपी को अलग करके देखा जाता है, अब ये बहुत पुरानी बात हो गई। मैं दो घटनाएं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 16 सितंबर 1979 को बाला साहब देवरस भोपाल आए थे। 100 सवा-100 बुद्धिजीवियों की एक सभा उन्होंने ली थी। उसमें उन्होंने भोपाल में कहा था अगले 10 वर्षों में भारत में हमारा शासन होगा। यूएनआई से उनका ये न्यूज एजेंसी से ये उनका बयान रिलीज हुआ था पूरे देश में। आप एक बड़े पत्रकार हैं, आप सहज रूप में इस रेफरेंस को आपको मिल सकता है। दूसरी घटना मैं बता दूं, जब श्री लालकृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे और वहां जिन्ना की मजार पर उन्होंने माथा टेका था और जिन्ना को उन्होंने सेक्युलर कहा था, तब तत्कालीन सरसंघ चालक सुदर्शन जी ने स्पष्ट रूप से पूरे देश में कह दिया था कि आडवाणी और अपना अटल युग का समापन भारतीय जनता पार्टी में हो गया। और आज जो परिदृश्य आपको दिखाई दे रहा है, देखिए, सरसंघ चालक की इच्छा, संघ की इच्छा पूरी बीजेपी के लिए आदेश के बराबर है। ये बहुत पहले सारे नीति निर्धारक नियामक को तय कर लिया जाता है, यहाँ सब सुविचारित रूप से होता है। इनके अनुसांगिक संगठन जब हिंदू उग्र राष्ट्रवाद की परिकल्पना के बयान देते हैं तो रणनीति के तहत पूरी पार्टी मौन रह जाती है। ये अनवरत सिलसिला है जिस पर संघ का पूरा नियंत्रण है, पूरा का पूरा नियंत्रण है। इन्हीं परतों को हम यहाँ पर खोल रहे हैं। इनके सिंह साहब, अब खासकर संघ ने स्वयंसेवकों के लिए भी ड्रेस कोड में थोड़ी छूट दी हुई है, यानी कि आप खाकी निक्कर, सफेद शर्ट और काली टोपी खास मौकों पर ही पहन के आएंगे। बावजूद इसके रक्षाबंधन उत्सव में बीजेपी सांसदों के लिए काली टोपी अनिवार्य करना किस तरह का संकेत है? नहीं, संकेत बहुत साफ है। मुझे पता नहीं क्यों विजय सोनकर शास्त्री जी चाहे बहुत ही लिबरल हैं दोनों, लेकिन पता नहीं क्यों जब दोनों ये डिफेंड कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। संघ बीजेपी में एक सादृश्यता है, मातृ संगठन है, इसको छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आते हैं मेंबर पार्लियामेंट को वो सीख देते हैं। बस यही है कि जब टोपी आता है तब ये लगता है कि नहीं, आप सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप उनको कुछ चारित्रिक निर्माण की बातें बता रहे हैं, बल्कि ये है कि आइडियोलॉजी के साथ पूरी तरह वाबस्ता करना चाहते। कतई कोई बुराई नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि संघ को पूरी तरह कहना चाहिए कि हाँ, ये हमारे अनुसांगिक संगठन है, अगर ये लोग आ रहे हैं हमसे कुछ बात करने सीखने तो क्या गलत है। बजाय उसके जो डिफेंस ले रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है।
ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जग जाहिर है, इस डिबेट में ही नहीं बाहर भी जग जाहिर है, पूरे देश में जाहिर है। तो फिर अनिवार्यता क्यों इसका मुझे लगता है ये टैक्टिकल फ्लॉ है कि जिसमें आप टोपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो सारे लोग आपके हैं। जगदम्बिका पाल नहीं है तो जगदम्बिका पाल हो जाएंगे उसके। और ये जो वोट मिले हैं देश में, इसमें संघ का भी रोल है, इसमें बीजेपी का भी रोल है, और नरेंद्र मोदी का अपना जो रोल है वो तो है ही है। ऐसे में देखिए, डेमोक्रेसी दो तरह की होती है। एक थ्योरेटिकल डेमोक्रेसी होती है जिसमें बिल्कुल गलत होगा कि हम किसी नॉन पॉलिटिकल बॉडी से इंस्पिरेशन ले। ये थ्योरेटिकल डेमोक्रेसी के हिसाब से गलत होगा, क्योंकि संघ पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह नहीं है, बीजेपी है। बीजेपी जनता के प्रति जवाबदेह है, पार्लियामेंट के प्रति गवर्नमेंट जवाबदेह है। लेकिन जब प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी आप देखते हैं तो ये जो वोट मिले हैं, आप सोनिया गांधी को लीजिए, 10 जनपद कभी भी प्रधानमंत्री नहीं रहा है 10 सोनिया गांधी, लेकिन 10 जनपद सीट ऑफ पावर रहा है। तो अगर ये माना जाए कि क्योंकि वोट सोनिया गांधी को मिले थे, मनमोहन सिंह को नहीं मिले थे दोनों इलेक्शन में 2004-2009 में। लिहाजा अगर संघ की वजह से, और संघ ने इसको कभी छिपाया नहीं, तो अगर संघ की वजह से, बीजेपी के वजह से और नरेंद्र मोदी की वजह से जनता ने वोट दिया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई छिपाने की बात है। हाँ, सिर्फ यही है कि जब थ्योरेटिकल डेमोक्रेसी से देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से, आर्टिकल 75-74 के हिसाब से जब आप इसे पढ़ेंगे तो हाउस में जो रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट, वो पार्लियामेंट के प्रति होता है। वो बीजेपी के एमपी जो हैं 282, वो रिस्पॉन्सिबल है, संघ नहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप गवर्नेंस में आदेश ले रहे हैं संघ से, तो वो टैक्टिकली गलत हो जाएगा थ्योरेटिकल डेमोक्रेसी के हिसाब से। लेकिन प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी में ये एबरेशंस हैं और ये चलते रहेंगे। हाँ, यही है कि संघ उनको बता क्या रहा है। संघ एक अच्छा संगठन है, लेकिन अगर चरित्र निर्माण बता रहे तो बहुत अच्छी बात है। जहां एमपी 33% ऐसे हों जो कि कहीं ना कहीं गंभीर आरोपों में घिरे हों, ऐसे में अगर संघ चारित्रिक निर्माण की बात कर रहा है तो एक सुखद प्रयास है। इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन विजय सोनकर शास्त्री जैसा एनके सिंह साहब कह रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि संघ बिल्कुल उसी भूमिका में होगा जैसे कहीं गंभीर आरोपों में घिरे हों? ऐसे में अगर संघ चारित्रिक निर्माण की बात कर रहा है तो एक सुखद प्रयास है। इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन विजय सोनकर शास्त्री जैसा एनके सिंह साहब कह रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि संघ बिल्कुल उसी भूमिका में होगा जैसे यूपीए सरकार में 10 जनपद हुआ करता था? देखिए, एनके सिंह साहब ने जो बातें कही हैं मैं उससे सहमत हूं, पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जहां तक चरित्र निर्माण और संसद की, तो आपने देखा होगा पिछले दिनों क्या हालात थी, किस प्रकार के सांसद थे, और संसद में केवल कागज के बॉल फेंकने से नहीं बल्कि वहां पर मिर्च का पाउडर भी छिड़कने की हरकत हुई है। ऐसे में चरित्रवान सांसदों की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसी परिस्थिति में अगर संघ के तरफ से अच्छे चरित्र के, अच्छे विचारधारा के, अच्छे नेचर के, अच्छे स्वभाव के अगर बड़ी संख्या में सांसद पहुंच रहे हैं, तो इसको यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। और जहां तक संघ की बात है, संघ तो एक चरित्र निर्माण की पाठशाला है, और वहां से निकलने के बाद केवल भाजपा में ही राजनीति करें ऐसी भी बात नहीं है। वो तो एक स्कूल, एक विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस में शासन जाए, चाहे वो भाजपा में राजनीतिक तौर से जुड़े, ये कोई माने नहीं रखता है। माने तो ये रखता है कि इस यूनिवर्सिटी से जो उसने अनुशासन सीखा है और वो जिस पद पर जा रहा है वहां पर सचरित्रता के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ और एक कार्य की अपेक्षा के अनुकूल अगर दायित्व का संवहन करता है तो वह महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता। और जहां तक संघ का सवाल है, संघ एक सीमा तक राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा का सहयोग करता है, पर बाकी पढ़ाने की जगह अगर उसने ये बताना शुरू किया कि भारत हिंदुओं का है, तब थोड़ा सा स्टेट के सेकुलर कैरेक्टर को मनोहर पर्रिकर शुरू तो हो गए, विवेक के आधार पर काम करते हैं। ठीक है, एनके सिंह साहब की एक चिंता है विजय सोनकर शास्त्री जी की, अगर विचार और संस्कारों के साथ ये भी पढ़ाना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मनोहर पर्रिकर ने डिफेंड किया है भागवत जी के इस बयान को, तो ये परंपरा शुरू हो गई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली उसको आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस बयान के तो पक्ष में हम भी हैं
हम आपको बतलाना चाहते हैं अनुराग जी कि सन 1995 में जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वर्मा ने यही बात कहा कि हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ, तो उस समय ये चर्चा क्यों नहीं हुई? आज इसी बात को अगर दूसरे ढंग से कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति में हिंदू चरित्र है, हिंदू स्वभाव है, तो इससे डिनाई क्यों किया जा रहा है? सवाल तो ये है कि ये जानने की कोशिश होती कि हिंदू क्या है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ, तो फिर ये रिलीजन और मजहब की तो बात नहीं हुई। ये तो एक ऐसी विचारधारा जिसके आधार पर जीवन जीने की शैली निर्धारित होती है। तो फिर विजय जी, अगर नसीर अहमद कोई सुनीता सिंह से शादी कर ले तो दिक्कत क्या है? ये कहना चाहते हैं कि अगर उसको जिहाद के रूप में, अगर इस शादी के पीछे जिहाद का मूड हो और एक बड़े ग्रुप के निर्माण का मूड हो, तो मुझे लगता है कि इस पर पूरे देश को तो भी तो होनी चाहिए रहेगा ना। लेकिन जहां तक हिंदुत्व की बात है, तो हिंदुत्व को भी समझने की आवश्यकता है। हिंदुत्व का अर्थ हिंदू तत्व होता है, तो कितने तत्व होते हैं? यहां बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से मैं ये जानना चाहूंगा। जी आप बताएंगे तो नहीं ठीक है। बलदेव भाई शर्मा जी, सवाल ये है कि सारी चीजें ठीक हैं कि आप अपने विचार जो हैं वो सांसदों को बता रहे थे, या उन्हें उनके अंदर संस्कार का संचालन हो रहा था, उन्हें आप तमाम तरह की अच्छी बातें, देश को कैसे सुपर पावर बनाना है वो बता रहे थे, लेकिन टोपी क्यों? मतलब जैसा कि कहा गया कि ठीक है, जगदम्बिका पाल है वो संघ की विचारधारा के नहीं है, उदित राज है वो संघ की विचारधारा के नहीं है, बाबुल सुप्रियो वो संघ की विचारधारा के नहीं है, मनोज तिवारी है वो संघ की विचारधारा के नहीं है, तो क्या काली टोपी पहनाकर उनका बपतिस्मा किया जा रहा था? क्या ये अनिवार्य इसीलिए था? नहीं, देखिए, काली टोपी पहनने से कोई संघ का स्वयंसेवक बन जाएगा, ये सोचना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। क्योंकि संघ का तो विचार है, विचार जब अंतःकरण में जगेगा उसके अनुसार व्यक्ति आचरण करेगा। डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, उनसे एक बार किसी ने पूछा कि भाई आपके स्वयंसेवक की तो कोई पहचान नहीं है, जैसे सेवा दल के स्वयंसेवक बिल्ला लगाते हैं, ऐसा कुछ बनाइए। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि संघ का स्वयंसेवक बिल्ले से नहीं पहचाना जाएगा, वो प्रवृत्ति और आचरण से पहचाना जाएगा। और समाज में जो स्वयंसेवक होगा, तो फिर आचरण और प्रवृत्ति रहने देते, काली टोपी क्यों पहना? यही तो सवाल है। काली टोपी, जैसा मैंने कहा कि अगर रक्षाबंधन उत्सव मनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को आप वैचारिक दृष्टि से संघ से अलग करके नहीं देख सकते। जिस वैचारिक आधार पर संघ ने समाज में कार्य शुरू किया, अभी जैसे मुकेश नायक जी कह रहे थे, वो सैकड़ों संगठन है, सैकड़ों नहीं है, 42 संगठन हैं, लेकिन वैचारिक आधार तो वही है। इस देश के तो मतलब सरकार संघ चलाएगा, लेकिन सरकार संघ नहीं चलाएगा। संघ मुझे याद है मोहन राव भागवत जब पहली बार सरसंघ चालक बने थे और झंडेवाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो पत्रकारों ने बड़ी संख्या में उनसे प्रश्न पूछा था कि संघ के प्रचारक भाजपा में ही क्यों जाते हैं। तो उन्होंने खुलेआम कहा था कि अगर कांग्रेस हमसे प्रचारक मांगेगी तो हम कांग्रेस को भी देंगे संगठन चलाने के लिए, लेकिन कांग्रेस मांगे तो। कांग्रेस इसलिए नहीं मांग सकती कि संघ जिस विचार को लेकर चलता है कांग्रेस उससे उल्टा चलती है, और भाजपा संघ जिस विचार को लेकर चलता है भाजपा उसके नजदीक है। तो भाजपा और संघ के कार्यक्रमों में अगर लोग टोपी पहनकर आ रहे हैं तो इसमें आपत्तिजनक कुछ नहीं है। टोपी उस तरह का भाव नहीं है कि लोग अपने को सेकुलर दिखाने के लिए टोपी पहनते हैं। इस टोपी का अर्थ वो नहीं लगाया जा सकता। नरेंद्र मोदी अगर वो टोपी नहीं पहन रहे हैं तो वो सांप्रदायिक हो गए, ये दुष्प्रचार किया जाता है। और जो लोग टोपी पहनकर फोटो खिंचवाते हैं, उनके शासन में उत्तर प्रदेश में क्या दुर्गति अल्पसंख्यकों की हो रही है कि हमारे अनेक मौलानाओं ने ये कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे तो गुजरात से भी ज्यादा बड़े थे। तो टोपी केवल प्रतीक है, वहां उसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है। टोपी प्रतीक है, लेकिन कोई भी मुकेश नायक जी मानने को तैयार नहीं है, न शास्त्री जी न बलदेव भाई की अब संघ ही सरकार का एजेंडा तय करेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप अपनी विचारधारा का सांसदों में संचार कर रहे हैं तो राजनीतिक एजेंडा तो आपने तय कर ही दिया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पिछले दिनों जो उभर के आई है इस देश की राजनीति में, कि आरएसएस संघ ने जो अपने पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को जो बीजेपी को दिया है डेपुटेशन पे, इन्होंने जिन राज्यों में सरकार बनी वहां पर जब इन्होंने आरएसएस की बहुत इमेज खराब की,
संघ की छवि को बहुत बिगाड़ा है। अगर आप गौर से देखें तो अपवादों को छोड़कर ऐसा लगता है कि जैसे निराहारी और भूखी इंद्रियां अवसर आने पर अपने भोगों पर टूट पड़ती हैं। कुछ इस तरह का विस्फोट उनके आचरण में सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें रहीं, वहां पर आरएसएस से बीजेपी में आए लोगों ने कांग्रेस यही जिस करती तरह रही का है आचरण रखा, उससे संघ की छवि बहुत देश में खराब हुई है। और पूरा देश जानता है, पूरे राज्य जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और जो संघ ये कहता चला आया है कि ये देशभक्ति की टकसाल है, चरित्र निर्माण की भट्टी है, ये पोल खुल गई। क्योंकि जो लोग बीजेपी में आए, सत्ता में आए, उन्होंने जिस तरह का आचरण रखा वो इसके ठीक विपरीत रहा। इससे आरएसएस और संघ की छवि देश में बहुत खराब हुई और उनकी पूरी पोल खुल गई। लेकिन जिन लोगों ने तप किया, जिन लोगों ने मेहनत की आरएसएस में, लंबे समय तक त्याग के द्वारा संगठन को खड़ा किया, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने पीछे मुड़कर सत्ता और शासन तो ये प्रयास बहुत अच्छा है कि ऐसे लोग जब बीजेपी में गए हैं तो उनके चरित्र निर्माण के लिए अगर संघ कुछ कर रहा है तो आपको भी अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि कुछ भी है। सवाल तो एनके सिंह साहब ये है ना कि उसके लिए टोपी की अनिवार्यता कहां से पैदा हो गई। हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। चलिए, क्या मोदी सरकार का एजेंडा भी अब संघ तय करेगा? आखिर क्यों बीजेपी सांसदों को संघ ने अपनी पारंपरिक टोपी पहनाई? इस पर हम डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, मैं आपसे सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि जब हिंदुस्तान किसका, हिंदुओं का है, ये बात मोहन भागवत कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था और वो लगातार कहते आए हैं कि लोकसभा चुनाव में जो जीत है वो किसी एक व्यक्ति विशेष की जीत नहीं है, वो पार्टी संगठन की जीत नहीं है। हम और आप सब जानते कि उनका इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है, उनका इशारा अमित शाह की तरफ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो विचारधारा है, अब बीजेपी सांसदों को काली टोपी पहना करके संघ ये बताना चाहता है कि जीत जो है वो नरेंद्र मोदी की नहीं, अमित शाह की नहीं, जबकि आपका हर सांसद ये मानता है कि भाई वोट तो मोदी को पड़े हैं, जीत अमित शाह की है। क्या संघ इस वजह से ये प्रैक्टिस कर रहा है? देखिए अनुराग जी, जो आपने प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसका दो पार्ट में मैं उत्तर देना चाहूंगा। पहला तो ये कि मैंने शुरू में ही कहा कि संघ एक पाठशाला है, एक यूनिवर्सिटी है, और अगर एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके कोई बाहर निकलता है तो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर समय की दौड़ में थे नरेंद्र मोदी, बहुत सारे रोड़े थे, अडवाणी जी की नाराजगी थी और उस वक्त संघ ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसमें भी संघ की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या संघ को दरकिनार करके मोदी अपने एजेंडे पर रह पाएंगे? देखिए, संघ का कोई एजेंडा नहीं है जिसे वो सरकार से लागू कराना चाहता है। नरेंद्र मोदी स्वयं कहते हैं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, संघ का कार्यकर्ता हूं। नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे हैं। तो जो संघ की दृष्टि है इस देश के उन्नयन, देखिए वो पार्टीगत चीजें हैं। पार्टीगत चीजों को आप व्यापक तो मैं कह रहा हूं संघ अलग है, नहीं, पार्टीगत चीजों को आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में नहीं ले सकते। अब जैसे आज सरकार ने राम सेतु के मामले पर जो निर्णय लिया है, लोग कह सकते हैं कि संघ का एजेंडा है, लेकिन वास्तव में राम सेतु का जो मामला है, कश्मीर में अनुच्छेद 370 भी संघ का एजेंडा है। कोई संघ का एजेंडा नहीं है। देश के हित में जो भी बात है वो सब संघ का एजेंडा है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम सेतु का मामला हो, चाहे गरीब आदमी तक रोटी पहुंचाना हो। दीनदयाल उपाध्याय संघ के प्रचारक थे, उन्होंने अंत्योदय का विचार दिया। और अगर मोदी बड़े नेता 370 के लिए शहीद हुए थे, इस बात को पूरा और मोदी अगर अंत्योदय को लेकर अगर कोई योजना लाते हैं तो वो भी संघ का एजेंडा हो जाए। संघ का अपना कोई एजेंडा नहीं है। संघ का एजेंडा वो है जिससे देश शक्तिशाली बने, समृद्ध हो, इस देश में खुशहाली आए, अमन चैन रहे, ये संघ का एजेंडा है। और सरकार संविधान के अनुसार चलती है, चाहे संघ हो या कोई भी हो। क्या सांसदों को सिर्फ टोपी पहनाने से, टोपी की अनिवार्यता से पूरा हो जाएगा? किसी का निर्देश नहीं मान सकती। संविधान में जो विधान है उसके अनुसार सरकार चलेगी। और जहां तक टोपी पहनाने की बात को बार बार उठाया जा रहा है, ये एक कार्यक्रम है और कार्यक्रम में अगर टोपी की अनिवार्यता आयोजकों ने रखी तो ये जरूरी नहीं है कि वो संघ के दबाव में रखी गई। नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि मोहन भागवत अगर कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो ये तो संविधान की भाषा नहीं है। संविधान तो कहता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान भारतीय है।
हर इंसान भारतीय है। हाँ, लेकिन आप देखिए हिंदू नहीं कहा है संविधान उसी संविधान में, ये तो सुप्रीम कोर्ट उसी संविधान में जो मूल प्रति है, अनुराग जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। नहीं, प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के वी द पीपुल लिखा है, लेकिन उसी संविधान में लंका विजय करके अयोध्या आते हुए पुष्पक विमान में राम बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे संविधान सांप्रदायिक हो गया। राम इस देश के प्रतीक हैं, गंगा इस देश की प्रतीक है, और जो लोग इनमें आस्था रखते हैं वो सभी हिंदू हैं। हिंदू अगर इस देश का एक मुख्य न्यायाधीश और शिक्षा मंत्री रहा व्यक्ति मोहम्मद करीम छागला ये घोषणा करते थे कि आई एम हिंदू बाई रेस, तो क्या उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया? इस्लाम मजहब है, जो सनातन धर्म है वो अपने आप में एक पूजा पद्धति है, लेकिन जब हिंदू कहते हैं तो वो व्यापक कॉन्टेक्स्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी संदर्भ में उस बात को कहा। तो अगर भागवत जी हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है ऐसा कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईसाइयों को, मुसलमानों को या दूसरे जो मजहब को मानने वाले लोग हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा या उनको सनातन धर्म में दीक्षित होना पड़ेगा। उनका आशय ये बिल्कुल नहीं है। हिंदू नहीं, आशय जो भी हो, लेकिन एनके सिंह साहब, फिर बीजेपी ने मोहन भागवत साहब की बात खारिज क्यों नहीं की? क्योंकि मोदी साहब चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे कि सरकार जो है वो संघ से नहीं संविधान से चलती है। जी हाँ, उन्होंने लगातार कहा है, और वो ना भी कहे तो भी चलती है। और संविधान के प्रियम्बल में वी द पीपुल लिखा हुआ है, वी द पीपुल। वी द पीपुल में कहीं भी हिंदू नहीं लिखा है, तो ये एक पैराडॉक्स है। और जहां तक इसकी बात है कि हिंदू है, आपको हम एक किस्सा याद दिला दें। गोलवलकर जी को एक इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया, हिंदू कॉलोनी बंबई में थी। अचानक वो वहां गए, जब उन्होंने नाम सुना कि हिंदू कॉलोनी, तो वो बहुत नाराज हुए, बोले कि भाई भारत में रह के हिंदू कॉलोनी क्या? लंदन में आपने कभी सुना है, ब्रिटेन में सुना है कि ये ब्रिटिश कॉलोनी कोई हो? तो हिंदू कॉलोनी, जब आप कहते हैं कि भारत हिंदू का है तो खुद ही पैराडॉक्सिकल हो जाता है कि आप भारत में भी कहेंगे कि हिंदू कॉलोनी है। तो लिहाजा जब आप कहते हैं तो एक तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसको वायलेट करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, और दूसरा यह है कि इसके कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर वाकई वो वे ऑफ लाइफ है तो आपको इसको कहने की जरूरत नहीं है, फिर तो सब समान की सब क्षमता होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगर बीजेपी और टोपी जो पहनाया है, जो टोपी पहनाया है, इसमें अनुराग एक चीज और बता दे, आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। संघ आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हाईली कमिटेड लोग इसमें होते हैं। तो संघ गाहे बगाहे ये देखता है कि लेवल ऑफ कमिटमेंट इंडिविजुअल का क्या है। जो एमपी बन गया है, अगर वो टोपी नहीं पहनता तो कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट कहीं नीचे है। तो एक धीरे से सिंबल दिया है, और ये सिंबल है कि नहीं आप पहन के आइए। तो जो वायलेट करेगा तो उसकी जो कमिटमेंट लेवल है वो उससे असेस करेगा। मेरे ख्याल से ये पर्पज रहा होगा। ठीक है शास्त्री जी, मेरा एक बहुत अहम सवाल है, फिर आप अपनी इंपॉर्टेंट बात भी उसी के दौरान कह दीजिएगा कि अगर आप मोहन भागवत की हिंदुस्तान वाली बात खारिज नहीं करते और ये नहीं कहते कि नहीं हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदू नहीं बल्कि भारतीय है, और मनोहर पर्रिकर जो हैं वो साफ तौर पर मोहन भागवत की बात को सही साबित करने के लिए दलीलें देते हैं, तो क्यों ना कहा जाए कि संघ का एजेंडा बीजेपी पर हावी हो रहा है? देखिए अनुराग जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं अपनी बात और आपके प्रश्नों का जवाब दोनों एक साथ देना चाहता हूं। खासतौर से हिंदुत्व की जो बात कही गई है, तो हिंदुत्व का अर्थ होता है हिंदू तत्व। तो कितने तत्व हुए हैं? और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ, तो इस बात को जानने की आवश्यकता होती है कि हिंदू क्या है। मैं एक लाइन में ये बतला देना चाहता हूं कि हिंदू का जो अर्थ होता है यह 10 तत्वों से लिया जाता है हिंदुत्व के। और वो 10 तत्व क्या है? धृति, क्षमा, दमः, अस्ते, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ही, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम, धर्म लक्षणम। ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं यही हिंदुत्व के तत्व हैं। ये तत्व क्या है? धृति का अर्थ होता है धैर्य, तो मतलब संविधान से नहीं संघ से चलेगी ना सरकार। का अर्थ होता है चोरी न करना, दमः का अर्थ होता है साधना तपस्या से परे है। नहीं, ये संघ का नहीं है। हाँ। ये बल्कि हमारे हिंदुत्व का 10 ये संविधान का भी नहीं है ना, ये तो संविधान का भी नहीं है। और अगर इसमें कोई एक भी ऐसा तत्व नहीं है जिससे कि इंसानियत, मानवता को कहीं से ठेस लगता है। गीता श्लोक संविधान का तो नहीं है ना ये। मोदी ने तो कहा सरकार संविधान से चलेगी। हिंदुत्व को नहीं समझता है वो इस तरह की गैर जिम्मेदारी देश तो संविधान समझता है ना शास्त्री जी, देश संविधान समझता है। ये तो गीता श्लोक है। मोदी ने ये तो नहीं कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद गीता श्लोक का अनुपालन करूंगा। उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, आपको समझ में आई शास्त्री जी की बात एनके सिंह साहब?
नहीं, शास्त्री जी बात सही कह रही है, आज से नहीं कही जा रही, 88 साल से ये बातें कही जा रही है। नहीं, आपने पूरी नहीं होने दिया, नहीं तो सबको समझ में आती, पूरे देश को समझ में आती। नहीं, मुकेश नायक जी, इसका मतलब संविधान से सरकार नहीं चलेगी, गीता श्लोक से चलेगी या फिर संघ से चलेगी? देखिए, मैं बता दूं कि मैं हिंदू हूं, भगवान राम ने मेरी हमें बना है तो गीता गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा जी, सुनिए, सामाजिकरण से मुझे पूरी बात करने दीजिए। आपने बात कर ली, दूसरे को बात नहीं करने दे रहे। मैं बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बातचीत कर रहा हूं। देखिए, मेरी हिंदू संस्कृति और परंपरा में पूरी आस्था, भगवान राम मेरे अनुराग जी से कहता हूं, लेकिन जब मैं अपने देश के बारे में सोचता हूं, जब मैं अपने देश के बारे में सोचता हूं, जब मैं अपने देश के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि देश के समुदायों में सामंजस्य हो, सद्भाव हो, सहिष्णुता हो, एकता हो, जो समाज में, देश में जो समृद्ध विविधता है उसके प्रति समावेशी दृष्टिकोण हो। देश ऐसे नहीं चलता है। लेकिन अभी देश में बहुत कट्टरता आई है, पूरी दुनिया में कट्टरता आई है। जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, इराक में हो रहा है, उसका असर भारत में भी हो रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सहिष्णु, उदार, दया और करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। इस वातावरण को क्षति पहुंचाने में देश को नुकसान होगा। ठीक है, चलिए, इस डिबेट का इसी के साथ समय खत्म हुआ। लेकिन हां, कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लाइन है और जो संघ की लाइन है वो एक दूसरे से मिलती हुई नजर नहीं आ रही, और शायद इसीलिए बयानबाजियों में मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, मनभेद उत्पन्न हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने टोपी पहनी है तो एजेंडा भी आत्मसात कर लिया है और सरकार अब संविधान के हिसाब से नहीं, संघ के हिसाब से चलेगी। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द वापस आएंगे।